अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। ज़रूर आप बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे इस प्रोग्राम का, जो कि आप हर मंगल के दिन 7 से 8 देख सकते हैं K2 की स्क्रीन्स पर। और बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव होता है हमारे प्रोग्राम्स में, बहुत कुछ ऐसी बीमारियों से मुतालिक जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो आपको बताते हैं। यकीन जानिए, जब मैं इस स्क्रीन के पीछे यानी कि जब आपकी जगह पर बैठ के ये प्रोग्राम मैं देखती हूँ तो मेरे दिमाग में वो बीमारियां आ रही होती हैं कि अगर मैं वहाँ पे होती तो डॉक्टर साहब से ये पूछती, कभी तो कॉल मिल ही नहीं सकती। आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर हूँ, और आपकी भी ज़रूर खुशकिस्मती हो सकती है कि आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर्स भी आ रहे हैं जिनके थ्रू आप वो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं या जो कुछ भी आपको इश्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर यानी कि हमारे जो स्टूडियोज़ की रौनक है, डॉक्टर हसीब खानज़ादा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक नहीं हूँ, तभी तो यहाँ पे मैंने कहा बहुत कुछ आज आपसे जानना है। हर तरफ से आजकल बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब कि जैसे ही विंटर आता है तो बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ अपने साथ लेकर आता है, क्या हम कह सकते हैं कि विंटर का फिर हम वेट ही ना किया करें कि अगर ये आएगा तो बीमारियाँ साथ होंगी? नहीं, सीजनल फ्लूज तो जब से दुनिया बनी है तब से ही है। जब भी मौसम चेंज होता है, फिर ख़ास करके जब से ये ड्राइनेस की सीज़न आती है, जब विंटर का मौसम आता है तो खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस ड्राइनेस के नतीजे में गले में इरिटेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर उसकी केयर ना की जाए तो फिर चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, और इसी तरह हर मौसम चेंज होने के साथ कुछ बीमारियां आ जाती हैं। आ तो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा जो आजकल कॉमन है वो ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इवन कि ये सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। बाकायदा आज तो मैं कर ही चुकी हूँ, लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा हट के भी एक टॉपिक हमारे पास है जो उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ पूछना है हमने अपने डॉक्टर से, यानी कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड ये क्यों होता है, इसमें जो स्टोन्स बनते हैं ये क्यों होते हैं, या इसमें जो कैंसर की क्या वजूहात होती हैं, ये सब कुछ आज हम पूछेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो गॉल ब्लैडर है इसमें जो स्टोन्स बनते हैं इसकी क्या वजूहात होती हैं? देखिए जी, इसकी वजूहात काफ़ी सारी होती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि चावल खाने से भी बनते हैं, कुछ कहते हैं कि गोश्त ज़्यादा खाने से, लेकिन कोई डाइटरी वजह इसकी नहीं है, ठीक है। बाज़ लोग होते हैं जिनका कोलेस्ट्रोल रेज्ड होता है, ठीक है। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रोल लेवल हाई है और उस दौरान अगर उनको मैदे की दवाइयाँ दी जाए, वो दवाई ख़ुसूसन जो सुबह नहार मुँह ली जाती है, हम अपने मेडिकल अल्फाज में उसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, PPIs कहते हैं। तो अगर वो दवाई कोलेस्ट्रोल को मरीज़ को दी जाए सुबह नहार, तो उसके नतीजे में उसके कोलेस्ट्रोल की विस्कोसिटी जो है गाल ब्लैडर में वो बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रोल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो उसके नतीजे में पथरियाँ बनना शुरू हो जाती है। तो कोई डाइटरी वजह नहीं है, कोई खुराक इसकी वजह नहीं है, दवाइयाँ ही इसकी वजह है एक तरीके से, ठीक है। यानी सिंपली यही कि अगर किसी का कोलेस्ट्रोल लेवल हाई चल रहा है, उसको अगर मैदे की दवाई 6-7 महीने खिलाई जाए तो फॉर श्योर उसके गाल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसके सिम्टम्स क्या है, ऐसी कौन सी वजूहात हैं या ऐसे कौन से स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं जिनके खाने से ही होता है? ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है जिसकी वजह से आप ये जो पत्थरी, पित्ते की पत्थरी खास तौर पे अपने व्यूवर्स को बताने चाहूँगी कि ये क्यों होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी आपके दिमागों में भी चल रहे होंगे, जो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ये सारे आज मैं लेकर आई हूँ। सब कुछ पूछना है डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब से, लेकिन ये सब कुछ आप भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जिक्र मैंने पहले ही किया कि आप किस तरीके से कॉल करके डॉक्टर साहब को जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे स्पेसिफिक इनके जो नंबर्स है मैसेज वहाँ पे करके आप वहाँ पे मैसेज करके रिपोर्ट्स भी सेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 051-410-2249। जी बिल्कुल, आप हमें इस पर कॉल्स भी कर सकते हैं। और आपके साथ जो भी इश्यूज़ हैं, यहाँ आजकल जो वेदर चेंज हुआ है, बारिश नहीं हो रही, बारिश का इसका मेन कॉज है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, या अब कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि ली जाए, या ऐसी कौन सा डाइट प्लान किया जाए ये विंटर में कि जिसकी वजह से हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल बीमार भी ना हो, और हमारा ये जो विंटर है बिल्कुल खैर खैरियत और आफियत के साथ गुजर जाए। जी डॉक्टर साहब, आपसे तो बहुत ये जो बातों का सिलसिला है जारी और सारी रहेगा, लेकिन अभी हमारे साथ कॉल पर कौन मौजूद है, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वकार है मैम, दीर को आगा कश्मीर से। जी वकार साहब क्या कहेंगे? को प्रोस्टेट है, उसका कोई पेशाब रात को एक दो बार आता है। ठीक है, उनकी उम्र कितनी है? वो जन्म में रहती है पेशाब में। ठीक है, उनकी एज कितनी है? जी उनकी एज कितनी है, उनकी उम्र बताइएगा। 60 है, 60। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको एक दवाई का नाम बता देता हूँ, तो ये आपने इस्तेमाल करवानी है, लेकिन उनका एक यूरिन आरी यानी पेशाब का टेस्ट भी आपने करवाना है। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। तो बाज़ औक़ात यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ख़ुसूसन फीमेल्स में ज़्यादा तौर पे आती हैं, तो इसकी अच्छी दवाई है कैनबस स्टेवा। इसकी दवाई है 30 ताकत में इनको लेनी चाहिए, तो इंशाल्लाह इनके पेशाब में जलन भी ख़त्म हो जाएगी और इनको रिलीफ आ जाएगा। और मज़ीद इनको अपना एक यूरिन आरी करवाना चाहिए ताकि इनके अलामात पता चल सके कि आया कोई और वजह, कोई आरबीसी या प्रोटीन, कोई इन्फेक्शन या कोई और रीज़न तो नहीं है। जी बिल्कुल, डॉक्टर हसीब जो है इस टाइम फरिश्ते का रूप धार कर यहाँ पर हमारे स्टूडियोज में मौजूद है और आपकी तमाम तर जो मुश्किलात हैं उनका वाहिद हल है सिर्फ हमारे डॉक्टर हसीब के पास। बहुत कुछ है और भी इनसे जानने के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेरी मच वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती विद आकाशा यासीन और डॉक्टर हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर, आपने जैसे पहले बात की थी कि इसका मतलब डाइट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप कोई ऐसी डाइट चावल वगैरह गोश्त लेते हैं उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, अगर आपके पित्ते में स्टोन है तो उस दौरान अगर आपको कोलिक हो रही है, दर्द हो रहा है आपको, तो उस दौरान अगर आप चावल लेंगे या गोश्त लेंगे तो उस दौरान आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन चावल गोश्त या डाइट इसकी वजह नहीं है, उसकी वजह से पथरी नहीं बनती। तो ये मेरा कहना का अगर डाइट इसकी मतलब डाइट की वजह से ये वजूहात सामने नहीं आती तो फिर पित्ते की जो पथरी है उसका मेन कॉज क्या है, ये बनती क्यों है? फिर ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की वजह से बनती है। हमारा जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक को हाजमे के लिए, ठीक है, क्योंकि उधर हमने दवाई के जरिए उसे ब्लॉक किया होता है, तो वही बाइल जो गॉल ब्लैडर में रुक के पड़ा होता है उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही होती है, यानी वो गाढ़ा हो रहा होता है। जिस तरह तारकोल नहीं होता रोड पे जो डालते हैं, ठीक है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो उस कंटेनर में पड़ा होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो ही वो एक्सपोज हो जाता है हवा को या किसी ग्राउंड पे उसको डाल दिया जाता है तो वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उससे सड़क बन जाती है। तो इसी तरह जो बाइल हमारे जो गॉल ब्लैडर में है, अगर इसको रोक के रखा जाए, अगर हम एंटी एसिड्स दवाइयाँ लेते हैं या पीपीआईज हम लेते हैं जो सुबह निहार मुँह दवाई होती है, बहुत कॉमन मेडिसिन है लेकिन नाम नहीं ले सकते क्योंकि जाहिर है फिर कंपनी से केस वगैरह ये चीज़ें, तो उन दवाइयों की वजह से यही बाइल जो है वो पड़ा रहा होता है गॉल ब्लैडर में, उसके नतीजे में उसमें स्टोन्स बन जाते हैं, यानी वो गाढ़ा होता रहता है और स्टोन बन जाते हैं। स्टोन फॉर्मेशन इसी तरह होती है। वक्त का दामन जो है वो हाथ से जाता जा रहा है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हमें कॉल्स कीजिए और अपने जो इश्यूज़ हैं, अपनी जो बीमारियां हैं हमारे साथ डिस्कस कीजिए, हम उनका हल आपको बताएंगे। 0514102249 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और तमाम तर जो सूरत हाल है आप वो डॉक्टर साहब से शेयर कर सकते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी को जब अगर आपको पित्ते में पथरी है, जैसे गॉल ब्लैडर के और भी जैसे इश्यूज आते हैं, उसमें कौन सी कॉमन काज हैं जिसकी वजह से मतलब कौन सा कहाँ पे आपको पेन फील होगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने डॉक्टर के पास अब जाना है? देखिए जी, जब कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल जी, जब आपके पित्ते में पथरी हो बाज़ औक़ात तो आपको पेन महसूस भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब उसकी साइज़ बड़ी होना शुरू हो जाती है तो आपको पेट में नाफ के इर्द गिर्द आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल भी हो सकती है, बदहज़मी भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, यानी हर किस्म की उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब अमूमन जो भी इस तरह का पेन महसूस करता है, एक दफ़ा हुआ ठीक हो गया, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर दोबारा आपको ये पेन हुआ तो फिर आपको डायग्नोस्टिक की तरफ जाना पड़ता है। जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि आया
गाल स्टोन तो नहीं है, तो उसी वक्त डायग्नोज हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। एक्चुअली हम टोटके भी बहुत अपनाते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम में, और टोटके तो हुए भाई, जैसे ही पेट में दर्द हुआ तो भाई कोई ना कोई टोटका आजमा लिया। लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? जी सलमान बोल रहा हूँ नेपाल से। जी 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 उस्मान, ये ऐसा मैं पूछ रहा कि दानक बाद जो चोर को गले बांध जाते हैं उसके बारे में कुछ दवाई किस्म की। आप अपनी टीवी का आवाज़ बंद कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हम आपको सुनना चाहते हैं और आप हमें ही सुन रहे हैं। काइंडली अपना जो मसला है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक मरतबा फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल्स करते हैं तो ये जो कॉल होती है बहुत मुश्किल से मिलती है, ये मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तो प्लीज़ जो अपना टीवी का वॉल्यूम है वो ज़रूर इसको स्लो कर दीजिएगा या बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, क्योंकि इससे आप हमें सुन नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उनकी जितनी भी बातें हैं वो ईजिली आपको समझ आ सकेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जो हमें पेट का दर्द है, टोटके तो हम बहुत ज़्यादा आजमाते हैं, लेकिन जब ये शदीद हो जाए तो हमें फिर डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। जब आपको कोई भी दर्द जिस्म में किसी जगह भी आपको दर्द अगर एक दफ़ा हुआ और वो ठीक हो गया और वो दोबारा नहीं हुआ तो यू शुड नॉट वरी। लेकिन अगर दोबारा आपको वही दर्द हुआ या तीसरी दफ़ा आपको हुआ तो फिर आपको डायग्नोस्टिक की तरफ जाना चाहिए, फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर को पता होता है कि ये दर्द किस वजह से हो सकता है। तो जब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें क्लियरली सामने वजह आ जाती है। बाज़ औक़ात लिवर में सूजन होती है, बाज़ औक़ात पेनक्रियास में भी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, बाज़ औक़ात गाल ब्लैडर में भी हो सकती है, काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन हम खुसूसन जो है गाल स्टोन्स पे बात कर रहे हैं। तो गाल स्टोन्स अगर हो तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए कोलिसिस्टेक्टोमी रेफ़र की जाती है, लेकिन यानी पित्ता उतारना, ये वाहिद उनके पास इसका हल है। लेकिन हमारे होम्योपैथिक तरीके इलाज में पित्ता उतारे बगैर स्टोन को ख़त्म किया जा सकता है। अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं बलोचिस्तान से बात कर रही हूँ। जी 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 जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मुझे ना बैक साइड जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जी जी वहाँ पे ज्यादा पेन होता है, और जो गर्दन वाली जगह नहीं, गर्दन की जगह होती है, जी जी उस जगह पे ज्यादा दर्द होता है, और वो जो गर्दन वाला हिस्सा है ना वो हल्का सा हिस्सा भी दिखता है। ठीक हो गया। और जो कमर में आपके दर्द है ये आपके टांगों में तो नहीं महसूस होती? नहीं, टांगों में नहीं, ज्यादातर कमर में और बैक वो जो गर्दन वाला हिस्सा है ना उस जगह पे ज्यादा होती है। ठीक है। और आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, वजन ज्यादा नहीं है। मेरा ऑपरेशन हुआ था ट्रांसिस का, उसके बाद ये सारी परेशानी हो रही है। ठीक हो गया। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 30 साल है। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये नाम आपने नोट करने हैं, तो ये दवाई इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नंबर कॉल एक करने ये के बात। नंबर डॉक्टर साहब, दूसरी बात, मेरे अब्बू को थोड़ा पित्ते में ना पथरी का बताया हुआ है। अच्छा, पित्ते की पथरी तो ठीक हो जाती है इलाज के साथ। अभी आपके साथ एक वीडियो क्लिप भी इनके साथ शेयर कर देते हैं। जो एक पेशेंट थी हमारी, उनके पित्ते की पथरी वो ठीक हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो आपका जो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं इस पे राब्ता आपसे कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप राब्ता कर सकती हैं। ठीक है जी बिल्कुल, आप राब्ता कर सकती हैं, अपनी रिपोर्ट्स जो है वो भी शेयर कर सकती है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इनको डॉक्टर एक साहब। मेडिसिन बता देते हैं। इनकी अपनी तकलीफ के लिए अच्छी जो दवाई है वो है कास्टिकम। कास्टिकम कास्टिकम 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए, और 5 कतरे सुबह 5 कतरे रात को, तो इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। और इन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब के पित्ते की पथरी के बारे में बात कर रही थी जी। तो पित्ते की पथरी जो है वो ठीक होती है होम्योपैथिक तरीके इलाज में, लेकिन उसकी पैथोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरा एक क्वेश्चन खत्म कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या इसका वाहिद हल जो है वो सर्जरी है, लेकिन नहीं, होम्योपैथिक के थ्रू हो सकता है। बिल्कुल नहीं। देखिए जी, हमारा जो गाल ब्लैडर है ये एक मेजर ऑर्गन है हमारे जिस्म का। ठीक है, अगर हम इसको उतार के बाहर फेंक दें तो हमारे पास तो पेशेंट्स आते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी के, यानी जिन्होंने पित्ता उतरवाया होता है, पूरी जिंदगी उनको मेडिसिन पे रहना होता है, उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, और महीने के महीने इसकी साइज़ कम होती जाती है, और छोटी पथरी हो वो 1 महीने 2 में भी ख़त्म हो जाती है। इसी हवाले से हमने एक
टेस्टमनी भी रिकॉर्ड की है। एक हमारी पेशेंट है जिनके पित्ते में तकरीबन 23-24 mm स्टोन था, तो हमने जब 3 महीने उनका ट्रीटमेंट किया तो उनकी पथरी अभी 15 mm पे आ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप शेयर करना चाहेंगी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बताया कि क्यों नहीं। तो उनका एक क्लिप हमने बनाया है, तो शायद प्रोड्यूसर साहब को मैंने सेंड भी किया था, अगर चलाना चाहें। पहले वो क्लिप देख लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आसिफ खानज़ादा गॉल स्टोन्स के ऊपर बात करेंगे, पित्ते की पथरी के ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो गॉल स्टोन्स हैं, पित्ते की जो पथरी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती और इसके लिए पित्ता उतरवाना ही वाहिद हल है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में इसका इलाज मौजूद है और जो पित्ते की पथरी है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। वो ख़त्म इस वजह से हो सकती है कि जो गॉल स्टोन है ये बनता है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट से, ठीक है। तो अगर इस तरह दवाइयाँ दी जाए जिससे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट डिज़ोल्व हो सके तो ये गॉल स्टोन खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है साजिदा बेगम, जो रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। इनके पित्ते में पथरी थी 23 mm की, तो ये बड़ी उम्मीद लेके आई थी कि ये ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इनका इलाज शुरू किया, तो 3 महीने जब इन्होंने इलाज किया तो माशाल्लाह अभी इनकी जो 23 mm की पथरी थी वो 15 mm पे आ गई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी इनका इलाज करेंगे और मज़ीद इनकी ये जो पथरी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इनसे आप जान भी सकते हैं कि इनके अपने इलाज के बारे में क्या राय है और आया ये मुतमईन है इनको, क्योंकि ऑपरेशन बताया गया था, इनको बताया गया था कि ये जो पित्ता है इसको उतरवाना ही वाहिद हल है आपका। तो इनको हमने कन्विंस किया, इनको हमने बताया कि बिल्कुल आप ऑपरेशन की तरफ ना जाएं और आप ज़रा अपने आप को हमारे हवाले कर दें। तो इन्होंने अपने आप को हमारे हवाले किया और 3 महीने तक इनको हमने इलाज किया। तो 3 महीने बाद इन्होंने आज अल्ट्रासाउंड किया है, तो माशाल्लाह इनकी जो स्टोन है उसमें 8 mm की जो है वो कमी आई है। तो माँ जी आप बताएं क्या आप महसूस कर रही हैं, खुश हैं आपके आपकी जो खुशी तो बहुत है। ठीक ठीक, क्योंकि पहले तो मैं डर रही थी ना मैदे से। ठीक, उन्होंने क्या आपको बताया कि पित्ता उतरवा देना चाहिए? हाँ, पित्ता ऑपरेशन करवा दे। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि ऑपरेशन करवा दो। ठीक, आपके फैमिली वाले भी मतलब मुतमईन नहीं थे कि नहीं ठीक हो गया। तो अभी जब आपने अल्ट्रासाउंड मेरी बच्ची और मैं ठीक आप बचने का नियम ही देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके ठीक हो गया। तो अभी जो 3 महीने इलाज हुआ तो कितने आपके पित्ते की जो पथरी है वो कम हो गई है? काफी कम हो गई है, 15 mm पे आ गई है। 15 mm तो कितनी रह गई? 15 mm रह गई है, 23 mm पे थी, अभी 15 mm रह गई है। तो मजीद आप इलाज करवाना चाहिए? हाँ जी, इलाज के लिए तो आई हूँ, 2 बजे से बैठी हूँ, अभी आप टाइम दिया आपने 7 बज गए। ठीक हो गया। तो इलाज के लिए वेट तो करना पड़ता है। पिंडी से आई हूँ, कह रही हूँ ना डॉक्टर साहब के घर भी से। ठीक हो गया। और कुछ इनकी कोई और कुछ बताना चाहेंगी जिनके पित्ते में पथरी है उनको आप क्या? डॉक्टर साहब से इलाज करवाई, माशाल्लाह बहुत ठीक होता है। तो जो पित्ते की पथरी है, गॉल स्टोन्स है, इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका इलाज मौजूद है। इससे पहले भी हमने केस डॉक्यूमेंट किया जिसमें 7 mm की पथरी थी और वो 2 महीने में वो पथरी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये बड़ी पथरी थी, 23 mm की थी, तो इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने के लिए मज़ीद भी 3 माह लगेंगे। तो इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी मज़ीद भी फिर इसका एक वीडियो क्लिप शेयर करेंगे लोगों के साथ, ठीक है। बस सलाम। वाओ, ग्रेट, अनबिलीवेबल। इट्स मीन कि हमारे स्टूडियोज़ में तो जादूगर मौजूद है, जो नामुमकिन था आई थिंक सो वो कर दिखाया डॉक्टर हसीब ने। तो जिस तरीके से उन खातून ने इन्होंने कहा कि भाई आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, हमारा काम है आपको ठीक करना, तो इसी तरीके से फ़िलहाल आप जो हैं हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे नाज़रीन हैं, आप लोग अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए और हमें कॉल्स कीजिए 051-410-2249 पे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो डिजीज़ जिनका आपको सामना करना पड़ा इन दिनों, क्यों बीमार हैं, क्या वजूहात है, वो सब कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे उनका हल, क्योंकि हमारे पास है जादूगर। बिल्कुल जी, डॉक्टर हसीब की जानिब बढ़ेंगे। अच्छा,
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर आप वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आप डॉक्टर के पास टाइम पर नहीं पहुंच पाते, तो क्या ये जो पित्ते की पत्थरी होती है कैंसर की जानिब बढ़ जाती है या ये कोई अलग से बीमारी है? बिल्कुल जी, देखें अगर पित्ते की जो पथरी है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक है, पित्ते में पथरी मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक हम पेबल लाइक स्टोन्स कहते हैं, ठीक है, यानी काफ़ी छोटी छोटी पथरियाँ होती है, ठीक है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर इसको वक्त पे ना ट्रीट किया जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी लाहक हो सकती है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस। ठीक है, यानी अगर जो पित्ते की पथरी है अगर वो डक्ट में जाके फंस गई तो उसके नतीजे में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस हो सकता है, यानी शदीद किस्म का यरकान हो सकता है और इंसान जो है मौत की तरफ जा सकता है। फिर अगर उसको भी ना ट्रीट किया जाए या अगर गॉलस्टोन्स को ना ट्रीट किया जाए तो वर्स्ट सिचुएशन में कैंसर की तरफ भी बात जा सकती है। तो बिल्कुल हर बीमारी को अगर हम वक्त पे ना ट्रीट करें तो उसका रुख जो है वो खतरनाक ज़्यादा खतरनाक वो हो जाती है। जी बिल्कुल। और अगर जैसे आपने कहा कि सर्जरी की जानिब तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, होम्योपैथिक इलाज इसका मौजूद है, लेकिन अगर कोई सर्जरी करवा चुका है उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ेगा, तो क्या उनका भी होम्योपैथिक इलाज मौजूद है? बिल्कुल, वो तो फिर आते ही अल्टरनेटिव की तरफ हैं। ठीक है, एक बात तो ये है कि इस तरह ऑपरेशन नहीं होता कि वो पित्ते से वो पथरी उतार के बाहर फेंक दे और पित्ता बच जाए। ठीक है, इसमें कोलिसिस्टेक्टोमी होती है, यानी पित्ता काट दिया जाता है। ठीक है, जब पित्ता काट दिया आपने तो आपको पता है उसके नतीजे में क्या हो गया। ज़रा मैं आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। हमारा जो लिवर है, जिगर जो हमारा है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल आता है हमारे मैदे में और बाइल हाजमे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन उस बाइल को मैदे तक आने से पहले उसके लिए गाल ब्लेडर सबसे पहले लगा होता है। गाल ब्लेडर क्या करता है? गाल ब्लेडर उस बाइल को रेगुलेट करता है, यानी गाल ब्लेडर ये फिगर आउट करता है कि इस वक्त मैदे को कितनी बाइल की ज़रूरत है कि मैं वो फराहम करूं। लेकिन अगर आपने ये जो ब्लेडर है अगर ये उतार दिया गाल ब्लेडर तो इसका मतलब है कि वो कंट्रोल मैकेनिज्म सारा ख़त्म हो गया। जो बाइल है वो कंटिन्यूसली बस मैदे की तरफ जा रहा होता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकती हैं कि अगर एक कंट्रोल मैकेनिज्म बीच में से आप निकाल दें तो काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं, जैसे कभी कब्ज़, कभी पेट ख़राब रहना, कभी मैदे में गैस रहना, कभी पेट में दर्द होना, शदीद किस्म के मसाइल होते हैं। मेन कॉजेज़ हैं इसके। जी ले लें। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैं बुशरा बात कर रही हूँ होगी से। जी बुशरा। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था कि उनका हमने चेकअप करवाया, उनका कलर काफी ज्यादा खराब हो गया था ना। ठीक है, क्या खराब हो गया था? उनका रंग काफी ज्यादा रंग काफी ज्यादा खराब हो गया था। ठीक हो गया। तो फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट में पता चला कि उनके पित्ते में पथरी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रंग उनका पीला पड़ गया था ना? जी नहीं, बहुत ज्यादा स्याह हो गया था और चेहरे पे छाइयां वगैरह आ गई थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और दूसरी एक और बात भी पूछती थी डॉक्टर साहब। जी जी। मेरी बहन है, उसकी उम्र 21 साल है ना। जी जी। तो उसका हमने इतना इलाज करवाए, उसके सारे टेस्ट क्लियर आते हैं। ठीक है, मगर उसकी कमजोरी भी नहीं खत्म होती और दूसरी बात ये कि उसकी छाती का काफी ज्यादा मसला है। ठीक हो गया। छाती में क्या उनको मसला है? उनकी छाती इस तरह की है जैसे अभी 10 साल की बच्ची है, हालांकि उसकी उम्र 22 साल है। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। देखते फिर वो इतनी अजीब सी लगती है जैसे अभी छोटी सी बच्ची चल रही हो वगैरह वगैरह, और भी काफी ज्यादा वीकनेस है। और इतना ख्याल रखने के बावजूद, दवाइयाँ देने के बावजूद कुछ समझ नहीं आती। टेस्ट सारे क्लियर है। ठीक हो गया। ये हार्मोन्स की वजह से बहुत होता शुक्रिया है, बुशरा। हार्मोनल इशू होता है। ठीक है, इनको व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहिए क्योंकि इनके मसले का हल मौजूद है। व्हाट्सएप पे इनको रब्ता करना चाहिए। जो इन्होंने इशू बताया अभी स्क्रीन पे इस पे बात
नहीं जी करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आप व्हाट्सएप नंबर जो है डॉक्टर साहब का हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस पर हमें इनको डॉक्टर हसीब को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ज़रूर इस मसले का जो हल है वो आपको बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जो पित्ते में पत्थरी होती है, इस हवाले से बात कर रहे थे, तो इससे हट के अगर हम देखें तो और कौन सी मतलब कि सर्जरी के बाद, सर्जरी होगी उसके बाद जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं उसका होम्योपैथिक अगर इलाज नहीं हम करवाते तो उसके अलावा कौन सी ऐसी डाइट प्लान किया जाए जो कि हमें परफेक्ट रख सके? तो डाइट तो अगर एक दफ़ा आपकी सर्जरी हो गई और पित्ता उतर गया तो पूरी ज़िंदगी आपको डाइट कंट्रोल रखना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें आपको अवॉइड रखनी पड़ती है, आपको गोश्त से परहेज़ करना होता है, आपको चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना पड़ता है, और बग़ैर मेडिसिन के आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, मौसम क्या अच्छा खासा चेंज हो गया है, विंटर आ चुका है, दिसंबर आ चुका है, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं विंटर का, हमेशा से देखते आ रहे हैं कि विंटर यानी कि दिसंबर में बारिशों का एक सिलसिला जो होता है वो जारी हो जाता है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा टोटका, कुछ ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन बता दीजिए जिसकी वजह से जो ड्राई कफ है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। देखिए जी, जब सर्दी आती है और जब खुश्की का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो एक एनवायरनमेंट, एक फीजिबल एनवायरनमेंट पैदा हो जाते हैं वायरस को, बैक्टीरियाज को डेवलप होने के लिए। ठीक है, पूरे हवा में वायरसेस और बैक्टीरियाज खुलेआम जो है वो फिर रहे होते हैं और अपने जो है ना, मतलब हर कोई जो है उसका इफ़ेक्ट हो जाता है, किसी को खांसी, किसी को नज़ला, किसी को ज़ुकाम। तो इसको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता जब तक बारिश ना हो। जब तक बारिश ना हो, जब बारिश होगी तो ये जो मौसम है, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, तो इंशाल्लाह एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। और अगर इसके हवाले से कोई डाइट या दवाई की बात करें तो जो लहसुन है, लहसुन बड़ी अच्छी इस मौसम के हवाले से अच्छी एक दवा भी है और एक ग़िज़ा भी है। सर्दियों के मौसम में लहसुन का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन 4000 साल से एज अ एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल जो है वो इस्तेमाल होती रही है, आज भी बल्कि दवाइयाँ इससे बनती है। और रशिया में तो इसको रशियन पेंसिलिन भी कहा गया, क्योंकि रशिया में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, उधर मौसम जो है खुश्क रहता है, तो रशिया में जो गार्लिक है इसको पेंसिलिन का दर्जा दिया गया। पेंसिलिन एक बड़ी कामयाब एंटीबायोटिक है, तो जो लहसुन है ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और काफ़ी सारी बैक्टीरियाज और वायरसेस को आपको बचाती रहती है। अच्छा, अपने लास्ट प्रोग्राम में आपने अदरक की बात की थी। अदरक, जिंजर भी बिल्कुल एक नेचुरल जो है एंटीबैक्टीरियल है। किसी हद तक हम ये जो अपनी कफ है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, जिंजर और लहसुन इन दोनों की अगर चाय बना दी जाए तो बड़ी अच्छी हिफाजत हो सकती है सीजनल फ्लूज से। और अगर दवाई की बात की जाए तो आजकल के मौसम के हवाले अभी पूरा एक लेक्चर सुनेंगे इस पे। ये रात को पीनी है, दिन को पीनी है या मॉर्निंग में पीनी है? रात को पीनी है, रात को सोने से पहले आप पिए। डॉक्टर साहब अभी कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि अभी हम ब्रेक लेने वाले हैं, ब्रेक के बाद सब कुछ आपसे जानेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और एक मरतबा फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होता है ये प्रोग्राम हमेशा की तरह, और बेसब्री से आप लोग इसका इंतज़ार करते होंगे। तो जो घड़ियां हैं हमारे पास बहुत कम रह चुकी हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए 0514102249, हमें कॉल्स कीजिए और अपनी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बात हो रही थी कि चाय कौन सी पीनी चाहिए, किस टाइम पीनी चाहिए, ये जो एक कहवे की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, लहसुन और अदरक के ये मिक्स करके बनाना है कहवा या अलग अलग बना सकते हैं? नहीं, ये मिक्स करके डालना है। देखिए, सबसे पहले पतीले में आप जो है वो अदरक डालें और फिर लहसुन डालें, उसको उबालें और फिर ब्लैक टी थोड़ी डाल लें और उसको गरम गरम पिए रात को। तो सुबह जब आप उठेंगे इंशाल्लाह आप फ्रेश भी होंगे और आपके गले और चेस्ट की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से आप कहवा बना सकते हैं। अगर मुझ पे जाते तो मैं कहती इसमें आप अंडा शामिल कीजिए और लहसुन डालिए, अदरक डालिए और उस पेस्ट को जाके छत पे फेंक दीजिए, क्योंकि वो पीने के तो बिल्कुल काबिल नहीं रहेगा। लेकिन जो डॉक्टर हसीब ने आपको बताया उस तरीके से आप ज़रूर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विंटर में जो कफ है इसका मसला जो है आई थिंक सो बिल्कुल
खत्म हो जाएगा। वैसे अदरक लेकिन वाली हाँ, चाय बहुत बड़ी टेस्टी होती है और बड़ी मतलब इस्लामाबाद में तो खासकर सुलेमानी चाय भी इसे कहा जाता है। ये क्वेटा वालों के काफ़ी मशहूर ये चाय बनती है, वो ये गार्लिक टी बनाते हैं और बड़ी ये टेस्टी होती है। बहुत टेस्टी होती है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, और भी बहुत सी बीमारियां जो विंटर में होती हैं उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी शहजाद बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब मेरी पित्ते में पथरी है, ऑपरेशन भी मतलब नहीं इलाज करवा सकते क्योंकि माली हालात से हम तो आपसे अगर वो इलाज करवाए तो उसका कितना खर्च आता है? दोबारा बताएं, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, काइंडली ज़रा ऊंची आवाज़ में बताइएगा अपना मसला। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी वाइफ की जो ना पित्ते में पथरी है। अच्छा, वाइफ के पित्ते में पथरी है, ठीक हो गया। जी जी। ठीक तो है। अगर आपसे हम इलाज करवाएं तो उसका कितना खर्च आते हैं, क्योंकि इतने में मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पे इतना खर्चा नहीं आता। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी महंगी नहीं होती। होम्योपैथिक तरीके इलाज एक अफोर्डेबल तरीके इलाज है, कोई इस पे खर्चा नहीं आता। महीने के तकरीबन कोई 2,000 रुपए के मेडिसिन भी नहीं बनते जो इसका इलाज होता है, इतना नहीं इसका खर्चा आता। ठीक है जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनकी मेडिसिन है बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डॉक्टर हसीब का क्लिनिक है आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी आप हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं डॉक्टर हसीब के, उन पर आप शेयर भी कर सकते देखिए हैं। जी, इस तरह काफ़ी होम्योपैथिक के नाम पे क्वैक्स भी बैठे हुए हैं जो पेशेंट्स को लूट रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन इनएक्सपेंसिव होती है, कोई महंगी नहीं होती। अगर कोई आपको होम्योपैथिक दवाई किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अगर वो आपको 2,000-2,500 रुपये से ज़्यादा अगर आपको दवाई दे रहा है तो वो ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि जो गाल स्टोन है, गाल स्टोन में ठीक ठाक मदर टिंचर्स का इस्तेमाल होता है, यानी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, लेकिन तब भी उसकी दवाइयों की कीमत महीने की 2,000-1,500 इससे ज़्यादा नहीं होती। तो होम्योपैथिक तरीके इलाज तो एक सस्ता तरीके इलाज है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से ऐसे मतलब कि कौन सी ऐसी एज है जिसमें इसका मसला जो है देखने में आता है? ज़्यादातर ऐसी कौन सी एज है? जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कि आई थिंक सो 25 to 30 से स्टार्ट ही हो जाती हैं। बिल्कुल जी। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी एज है कि ये बीमारी आपके सामने आएगी? देखिए जी, एज के साथ काफ़ी बीमारियां आती है। ठीक है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये एज के साथ स्लो होता रहता है। ठीक है, तो जब आप 40s में चले जाएं या जब आपकी एज 40s में आ जाती है तो काफ़ी आपको एहतियात करनी पड़ती है काफ़ी चीज़ों के। ठीक है, शुगर आपको कंट्रोल अपना रखना पड़ता है, इस तरह चिकनाई वाली चीज़ें, गोश्त जो है वो कंट्रोल मिकदार में आपको खानी चाहिए, वज़न आपको कंट्रोल रखना चाहिए। तो 40 एक ऐसा एज है कि जिसके बाद मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। फिर 60s जो ऐसी एज है कि इवन जो हमारी हड्डियों की डिजेनरेशन भी शुरू हो जाती है। देखें, अगर हम अपने पेरेंट्स वालिदैन में अगर देखें, पहले उनकी हाइट जो थी वो ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, जब इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसकी कद भी नीचे आती जाती है। जी। उसकी वजह यही है कि हड्डियों में, बोन्स में, स्पाइन में भी डिजेनरेशन होती रहती है। तो इसी तरह मेटाबॉलिज्म जो हमारा जो है वो वक्त के साथ स्लो हो जाता है। तो 40 एक ऐसा एज है, 40 एक ऐसा एज है कि जिसके बाद दिल, जिगर, गुर्दे, हर एक चीज़ पे तवज्जो देनी होती है। और एक्सरसाइज जो है, जो भी बंदा एक्सरसाइज करता है, अपने आप को फिट रखता है, वो हर किस्म की बीमारी से महफूज होता है। जैसे कि हमारे खान साहब हैं, इमरान खान साहब, ही इज़ अबव 70 एंड लुक हिज हेल्थ माशाल्लाह, वो अभी भी जवानों की तरह जवानों की तरह। क्या एक्सरसाइज इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी पूछेंगे अपने डॉक्टर हसीब से। लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावल खान लाहौर कैंप से बात कर रहा हूँ। जी जी जावल खान लाहौर कैंप से बात कर रहा हूँ जी जी बताएं। हाँ, डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा है कि मेरे जो 10 दिन हो गए, मेरे जो मसूड़े हैं उसमें दर्द है और रेशा है। ठीक, काफी दवाई खाई है मैंने लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया। मैं आपको एक दवाई का नाम बताता हूँ, वो आपने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह बिल्कुल आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और टूथपेस्ट आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मुझे स्पेलिंग बता दें, आप जल्दी बताते, मैं लिख नहीं पाती।
ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دوائی بھی بتاتا ہوں. ٹھیک جی بالکل، آپ آن ایئر سنیں ڈاکٹر صاحب. اس کی دوائی جو ہے، جو مسوڑوں میں بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو اس میں کامیاب ہماری جو دوائی ہے اس کا نام ہے مرکسول. مرکسول 30 طاقت میں لینی چاہیے، 5 قطرے صبح نہار. تو یہ جب مرکسول لیں گے 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح نہار، تو انشاءاللہ 1-2 دن تک ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اور جب ان کی تکلیف ختم ہو جائے تو ان کو یہ دوائی پر سائڈ پہ رکھ دینی. اور اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ کون سا بیسٹ ہے؟ ٹوتھ پیسٹ ہائی سالز ایک اچھا ٹوتھ پیسٹ ہے جو ان کو بچا سکتا ہے. ان کو بچا سکتا ہے. جی بالکل، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ڈاکٹر نے بتا دیا، لیکن ہم اس کے بعد بات کر رہے تھی جو چیسٹ انفیکشن آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس میں ادرک اور لہسن. جی بالکل زبردست. ٹھیک ہے، 4000 سال سے. لیکن اس کے علاوہ کوئی میڈیسن بھی بتا دیجیے ہمارے ویورز کو تاکہ وہ ایزیلی پرچیز کر کے. میڈیسن اگر کسی کو چیسٹ انفیکشن ہے اور ان کو کھانسی ہو رہی ہے، ڈرائی کف ہو رہا ہے، چیسٹ میں ویزینس ہو رہی ہے، رات کو سیٹیوں کی آواز آتی ہے، تو اس کے لیے اچھی دوائی جو ہے وہ ہے نٹرم سلف. نٹرم سلف یہ 6x یعنی 6x پوٹنسی میں آتی ہے اور یہ گولیوں کی شکل میں آتی ہیں. تو یہ اگر ہم استعمال کریں 4 گولی صبح دوپہر شام، تو ہماری جو چیسٹ انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے سیٹیوں کی بات کی، یہ خراٹوں کی بات ہے یا سیٹیاں الگ سے؟ اور خراٹے تو الگ ہیں، خراٹے الگ چیز ہے. چیسٹ انفیکشن میں یہ یوں ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ایئر ویز ہیں، ہمارے جو سانس کی نالیاں ہیں، ان میں سوجن آ جاتی ہے، یعنی سوزش آ جاتی ہے، انفلیمیشن آ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ہم جب سانس لیتے ہیں تو سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، وسلز یا ریٹلنگ یا ویزینس ہم کہتے ہیں. وہ ہم جب اسٹیتھوسکوپ سے چیک کرتے ہیں تو ہمیں کلینکلی پتہ چل جاتا ہے. تو نٹرم سلف ایک اچھی دوائی ہے اس کنڈیشن میں. اور دوسری جو دوائی ہے، اگر گلے کا کسی کو مسئلہ ہے تو ہماری ہومیوپیتھک کی ایک بڑی اچھی دوائی آتی ہے، اس کا نام ہے کیلنڈولا. کیلنڈولا ڈراپس کی شکل میں آتی ہے. اس کو آپ نیم گرم پانی میں 10 قطرے ڈالیں اور غرارے کریں تو بالکل آپ کا گلا، یہ مسئلہ آپ کا بالکل حل ہو جائے گا. کوئی آپ کو اینٹی بایوٹکس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی آپ کو اسٹیرائڈل ڈرگز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی آپ کو خطرناک قسم کی دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے خراٹے، جو کہ ہم کسی کے بھی سنتے ہیں تو بھائی اس کو خراٹے، یہ کوئی بیماری ہے یا یہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوبیسٹی کی وجہ سے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں یہ خراٹوں کی علامت سامنے نظر آتی ہے. یا بعض اوقات کسی کو سانس کی نالی میں، یعنی جو ہمارے جو خاص کر جو نیزل ایئر ویز ہیں، اس میں اگر کوئی کنجیشن وغیرہ ہو تو اس کے نتیجے میں بھی خراٹوں کی شکایت آتی ہے. لیکن اوبیسٹی از دا مین کاز. اچھا، ویٹ جس کا بھی بڑھ رہا ہے یا جو بھی پہلے سے بہت زیادہ مطلب فیٹس ہیں اس میں یا موٹاپا بہت زیادہ ہے، تو اٹس مین کہ اس کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل زیادہ وزن تو ہر قسم کی بیماری کی وجہ سے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ کو فیٹی لیور اوبیسلی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ کو CAD یعنی کورونری آرٹری ڈیزیز ہو سکتا ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اوبیسلی آپ کے پتے میں پتری بن سکتی ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کچھ بھی یہ کبھی بھی مت سوچیے کہ اگر آپ موٹے ہیں تو آپ صحت مند ہیں. عموماً لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ بھائی ہم تو صحت مند ہیں، ہم تو کھاتے پیتے گھرانے سے تبھی ہم موٹے ہیں. ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو تو میسج یہی دینا چاہیں گے کہ اپنے ویٹ کو جو ہے وہ ہیلدی رکھنا چاہیے. دیکھیں اوبیسٹی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے. اوبیسٹی پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، سیڈنٹری لائف تھوڑا ایوائڈ کرنا چاہیے. 1 گھنٹہ تو انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دے سکتا ہے نا. تو اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ اپنے آپ کو دے، اپنے ساتھ وائف کو بھی نکالیں، باہر واکنگ کرے، جاگنگ کرے، تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اور ایکسرسائز نہ صرف آپ کے فزیکل ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے. آپ اپنے کام میں زیادہ توجہ رکھ سکتے ہیں، آپ انزائٹی سے بچ سکتے ہیں، آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. اور ہیلتھ تو آپ کا ایگزامپل پرائم منسٹر ہمارے سامنے ہیں. ابھی پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب، گھوم پھر کے ایکسرسائز پہ آتے اور پھر ہماری کال آ جاتی ہے. ایکسرسائز پہ بھی ڈیٹیل سے بات کرنی ہے، لیکن ابھی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں ہارون آباد سے. جی
میرا ایک بھائی ہے, اس کی عمر 14 سال ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کے دانت نہیں آئے بالکل بھی. کائنڈلی ہم بہت پریشان ہیں, اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ بتا دیں ہمیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے کیلشیم کے ٹیسٹ آپ نے کروائے؟ جی ہم نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروایا, یہ تھوڑا بیکورڈ ایریا ہے تو اس طرح مطلب ہم نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کروایا. چھوٹے موٹے جو ڈاکٹر ان سے چیک کروایا ہے ٹھیک ہو تو گیا. انہوں نے کوئی خاص ریزن نہیں بتائی. میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں, یہ آپ نے استعمال کروانی ہے, انشاءاللہ آپ کے بچے کے دانت آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی اس کی 14 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک بالکل بھی نہیں آئے. بہت شکریہ. آپ کو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بعض اوقات کیلشیم کی کمی, کیلشیم ڈیفیشنسی یا ہائپوکیلسیمیا بھی ہم کہتے ہیں. ہائپوکیلسیمیا ایک بیماری ہے, یعنی کیلشیم کی شدید کمی. تو اس کے نتیجے میں اگر آپ کے دانت ہو تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات بچوں میں دانت بڑے مشکل سے آتے ہیں, آدھے نکل آ چکے ہوتے ہیں اور آدھے نکلتے ہی نہیں ہیں. تو اس کنڈیشن میں ہم دوائی دیتے ہیں کلکیریا کارب. کلکیریا کارب اس کی ٹپیکل دوائی ہے, وہ ان کے کیلشیم ڈیفیشنسی کو بھی کور کرے گی اور ان کے بچے کے دانت انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر آ جائیں گے. یہ دوائی ان کو 200 پوٹنسی میں استعمال کرنی چاہیے. ہفتے میں 1 ڈوز یعنی 5 قطرے صبح نہار لینے چاہیے. بہت سے سوال تھے ابھی میرے پاس جو کہ ڈاکٹر حسیب سے پوچھنے تھے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک لاسٹ میسیج ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے لینا چاہوں گی, آج کل کرونا ویریئنٹ ایک اور نئی قسم کا اومیکرون ہمارے سامنے آ رہا ہے. لوگ بہت ڈرتے ہیں ہاسپٹل جانے سے, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کو تو یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ بالکل ڈرے نہ اور دوائیاں نہ استعمال کریں, انگریزی دوائیاں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں, جب آپ کا امیون سسٹم سپریس ہو چکا ہوتا ہے تو آپ ہر قسم کی بیماری کو ایکسپوز ہوتے ہیں, اور ہر قسم کی چھوٹی بیماری بھی آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. تو اپنے امیون سسٹم کو مضبوط رکھیں. اس کی بجائے کہ آپ چھپ کے گھر میں بیٹھے, اپنے امیون سسٹم کو مضبوط رکھیں, اپنے خوراک اچھی رکھیں, اپنی ہیلتھ اچھی رکھیں, ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے. اور جو لوگ بھی امیون سپریسنٹ ڈرگز کھاتے ہیں, یعنی اسٹیرائڈز والی دوائیاں جو امیون سسٹم کو سپریس کر کے رکھتے ہیں, تو وہ ان دوائیوں سے پرہیز کریں, کیونکہ ایسے مریض ہر قسم کی بیماری ان کے لیے بڑی ثابت ہو سکتی ہے. اور جتنے بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, یعنی امیون سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں, وہ خوش قسمتی ہے ہمارے ہومیوپیتھک علاج میں ان کا علاج موجود ہے. تو امیون سپریسنٹس نہیں کھانے چاہیے. جتنے بھی دمے کے مریض ہیں ان کو ہومیوپیتھک کی طرف آنا چاہیے. جتنے بھی RPD کے مریض ہیں, رینل پیرنکائمل ڈیزیز کے امراض ہیں, ان کو بھی ہومیوپیتھک کی طرف آنی چاہیے. جن کو الرجیز ہیں, اگر وہ اسکن الرجیز ہے یا رائنائٹس ہے, ان کا کامیاب علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے. تو ہر قسم کے امیون ریلیٹڈ ڈیزیز والے افراد کو الٹرنیٹیو کی طرف آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے سامنے آدھی ڈاکٹر موجود ہے. آئی تھنک سو اس پروگرام کے بعد میں بھی آدھی ڈاکٹر تو بن ہی چکی. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ضرور آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے علاوہ ہم جو کرونا وائرس کی جو ایک نئی قسم آ چکی ہے اومیکرون, اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اگر اس طرح کا کوئی جو آپ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے. بالکل بھی گھبرائیے نہیں اس چیز سے. بہت باتیں آپ سے کرنی تھی, لیکن ہمارے پروگرام صحت اور تندرستی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان آکاشا یاسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.